बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न कंसेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हम लोग आज स्टडी करेंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट किसकी होगी? बेंजीन की। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग उन ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करेंगे जो कि कैकुलीज फार्मूला अबाउट बेंजीन उसमें अराइज हुई थी। उसमें ऑब्जेक्शंस क्या थी कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो रिलक्टेंटली देती है, वो आसानी से नहीं देती, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आसानी से देती है। इसके अलावा बेंजीन स्टेबल है, इसको हाईली अनस्टेबल होना चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। हाईली अनसैचुरेटेड होने की वजह से इसको अनस्टेबल होना चाहिए, इसको रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है एज कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन? ये हम लोग इस टॉपिक में इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या रीज़न है। तो ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पेपर में आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो डियर स्टूडेंट, इसी टॉपिक ने एक्सप्लेन किया था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को भी स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से इन्वॉल्व होती है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जो 2s का इलेक्ट्रॉन है जंप करके किधर चला जाता है? 2p के अंदर। तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन हैं वो क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी मौजूद होता है किसके पास? कार्बन के पास। तो डियर स्टूडेंट, कार्बन के अंदर बेंजीन के अंदर कितनी कार्बन होती हैं? 6 कार्बन होती हैं। ये 6 कार्बन, और हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरीके से इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी तरीके से एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरीके से इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह इस कार्बन के पास टोटल 6 कार्बन होते हैं बेंजीन के अंदर, और 6 के 6 कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। इस तरह इस कार्बन के पास भी इस तरह। अब आप लोग देखें कि हर कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये ओवरलैपिंग हो रही है ये। और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाता है कार्बन के पास, उसके साथ क्या अटैच होती है? आके हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आके यहाँ पे अटैच होता है, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल। ये तो इस तरह बेंजीन की हर कार्बन जिसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और कार्बन की तादाद कितनी होती है? 6 होती है। तो हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है।
दो सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे होते हैं, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा होता है, तो वो तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हर कार्बन के क्या होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये हर कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो किधर जाएगा। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल डियर स्टूडेंट क्या होगा, वो एट राइट एंगल एट ईच कार्बन, हर कार्बन के ऊपर राइट एंगल पे मौजूद होगा जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से ही ये हर कार्बन पे क्या होगा, एट राइट एंगल वो मौजूद रहेगा। हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और अगर हम लोग इसको सही तरीके से स्टडी करना चाहें तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, ये बेंजीन है, इसको इस तरह मैं बना देता हूँ। ये जो कॉर्नर है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कार्बन जो है, हर कार्बन के पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उसको मैं इस तरह लिखूंगा, इस तरह, इस तरह। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होता है राइट एंगल पे, हर कार्बन के राइट एंगल पे मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट इसमें आप लोग देखें कि ये जो 6 कार्बन होती हैं और साथ में 6 हाइड्रोजन आके अटैच होती हैं हर कार्बन के साथ, ये बिल्कुल सेम प्लेन पे मौजूद होती हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये कोप्लेनर है। ये हाइड्रोजन और कार्बन ये सेम प्लेन पे होने की वजह से बेंजीन को हम लोग बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, या ये इसके एटम जो बेंजीन के हैं ये कोप्लेनर हैं। और ये जो एंगल होगा, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जितने भी एंगल्स हैं बेंजीन के अंदर वो 120 डिग्री के होंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल और एंगल 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे ये कार्बन, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। इस तरह ये अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। टोटल एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो एक एंगल 120 डिग्री का होगा। ये आप लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी एक पोजीशन पे कायम नहीं रहते, एक पोजीशन पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये मूव करते रहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, मींस कि किसी एक पोजीशन पे ये कायम नहीं रहते, एग्जिस्ट नहीं रहते। इसकी एक पोजीशन पे कायम ना रहने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा था, 2pz था, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। तो इसी 2pz के जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहेंगे, डीलोकलाइज रहेंगे और एक कंटिन्यूस शीथ बना देंगे, एनवेलप बना देंगे। किसके गिर्द, अराउंड दी बेंजीन, बेंजीन के गिर्द एक क्या बना देंगे, कंटिन्यूस शीथ कह लें या आप लोग कह लें एनवेलप कह लें। ये ऊपर की तरफ ये जो लूप्स हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, ये ऊपर वाले लूप्स ये आपस में इस तरीके से मिलेंगे इस तरह,
और जो नीचे वाले लूप्स हैं ये इस तरीके से आपस में मिलेंगे। ये इस तरह। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से एक एनवेलप बना देंगे, एक प्रोटेक्टिव शीट कह लें वो बना देंगे। इस शीट की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या होगा, बेंजीन स्टेबल हो जाती है, क्योंकि इन पाई इलेक्ट्रॉन की कहीं एक पोजीशन नहीं होती। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, कोई एक वाज़े पोजीशन नहीं होती, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं। हर वक्त मूवमेंट में रहने की वजह से ये क्या बना देते हैं, एक प्रोटेक्टिव शीट बना देते हैं अराउंड दी बेंजीन। ऊपर और नीचे ये प्रोटेक्टिव शीट मौजूद होती है, इसको हम लोग एनवेलप भी बोलते हैं। इसी एनवेलप की वजह से जो बेंजीन है वो स्टेबल रहती है, वो आगे रिएक्ट नहीं करती। इस कंसेप्ट ने बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया कि बेंजीन क्यों स्टेबल है, हालांकि इसके अंदर हाईली अनसैचुरेशन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हैं, इसको रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या फिर आप लोग कहें कि अनहाइब्रिड 2pz के इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक पोजीशन पे मौजूद नहीं रहते, ये डीलोकलाइज्ड रहते हैं। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये बेंजीन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बेंजीन को अनरिएक्टिव कर देते हैं, बेंजीन को ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे। बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है एक्सपेरिमेंट से, रिएक्शन से, वो किस तरह हमें स्टेबिलिटी बताता है, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।